ये देखिए पहला सवाल दे रखा है इसने, यदि 12 पेनों का क्रय मूल्य ये 16 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ और हानि ज्ञात करनी। इसमें कुछ भी नहीं करना रहता है। देखो ये ऐसे लिख लेना, 12 पेनों का क्रय मूल्य बराबर 16 पेनों का विक्रय मूल्य। यहाँ से पेन दोनों कट जाएंगे, मतलब 12 का सीपी, क्रय मूल्य को सीपी लिख लिया, कॉस्ट प्राइस, बराबर 16 का एसपी, मतलब 16 का सेलिंग प्राइस। तो ये सीपी को तो ऐसे कैसे रहने दिया, वजन गुणा करके एसपी को तो इधर सीपी के नीचे लेके आगे, जबकि ये 16/12, यहाँ से ये 16/12 आ गया। इसका मतलब है कि सीपी तो कितनी है, 16 है, और सेलिंग प्राइस है 12 है। मतलब 16 की वस्तु को 12 में बेच रहा है, मतलब 4 का उसको हानि हो रही है। और 4 की हानि कितने पे हो रही है, 16 पे। 4 की हानि 16 पे हो रही है, गुणा 100, 25% की हानि हो रही है उसे। ये दूसरा सवाल देखो, ये दे रखा है कि ये चीनू के पास एक निश्चित राशि है, कुछ राशि है, उसने पहली राशि तो 10% की ब्याज पर दे दी, और जबकि शेष राशि है जो 12% सरल ब्याज की दर पर दी। और दूसरा इसने एक चीज़ दे रखी है कि जो पहली वाली जो राशि है जिसको 10% ब्याज पे दे रखा था, उसका चौथाई हिस्सा जो शेष राशि है के 5वें हिस्से के बराबर है। शेष राशि जो 12% वाली थी उसके 5वें हिस्से के बराबर है। और इसमें 2 वर्षों का ब्याज दे रखा है, यदि 2 वर्षों का कुल ब्याज 2500 रुपये तो जमा की गई राशि। इसमें कुछ नहीं करना है। देखो पहली राशि तो अपन ने मान ली एक्स जो 10% पे दे रही थी, और जो बची हुई राशि है शेष राशि मान ली वाई जो अपन को 12% ब्याज पे देनी थी, और दोनों का जो टोटल है वो चीनू के पास राशि है। अब इसमें देखो ये दे रखा है कि भाई जो पहली राशि का तो चौथा हिस्सा यानी एक्स का तो 1/4 बराबर है दूसरी राशि के 5वें हिस्से के, यानी y/5। यहाँ से 5x बराबर 4y आ जाएगा। ठीक है, अब ये यूँ कर लेंगे भाई, इसका ब्याज यानी पहली वाली राशि का ब्याज तो कितना आ जाएगा, x थी राशि 10% पे और 2 साल के लिए बटे 100 गुणा y गुणा 12% ब्याज की दर गुणा 2/100 बराबर 2500। ये सोल्व करेंगे, यहाँ से 10x बटे 50 प्लस 12y/50 बराबर 2500। 5x की वैल्यू यदि 4y थी तो अपन को पता है 10x की वैल्यू 8y आ जाएगी। तो ये 10x का मान इस 10x की जगह रख देंगे, यानी ये 10x प्लस 12y बराबर 2500 गुणा 50 था। अब 10x की जगह ये 8y रख दिया, 8 और y प्लस 12y बराबर ये y का मान यहाँ से 6250 आ जाएगा सोल्व करने पर। और y का मान इस वाले समीकरण में पुट कर देंगे, 10x बराबर में 8y, क्योंकि 10x थोड़ा इजी रहेगा काटने में, इसलिए 10x बराबर 8y। यहाँ से x का मान आ जाएगा ये। तो टोटल राशि x प्लस y थी जो कि 6250 प्लस 5000 हो जाएगा। देखो ये एक सवाल था, काफ़ी इजी सवाल है, इसको अपनी थोड़ी दैनिक दिनचर्या में डालें इसे सवाल को। देखो पानी व शर्करा के 3 लीटर मिश्रण में 40% शर्करा है। क्या कह रहा है, पानी व शर्करा का टोटल मिला के 3 लीटर मिश्र है, उसमें 40% शर्करा है। अब 40% का मतलब क्या होता है, 40/100 यानी 2/5। कुल मिला के शर्करा देखो ये पहले क्या है, शर्करा कितनी है इसमें, शर्करा 3 का 2/5 है। 3 का 2/5 यानी 6/5 यानी 1.2 लीटर, यानी पहले वाले मिश्रण में 1.2 लीटर तो शर्करा है, और बचा हुआ है जो पानी है, यानी बच गया कितना, 3 माइनस 1.2 यानी 1.8 लीटर इसमें आ गया पानी। पानी को वैसे भी याद कर सकते थे भाई, 40% शर्करा है तो बचा हुआ 60% पानी है। 60% का मतलब 3/5 यानी 3 गुणा 3/5। तो वहाँ से सोल्व करते तो भी 1.8 आ जाता। ठीक, अब ये कह रहा है कि यदि 1 लीटर पानी इस मिश्रण में और मिला दिया जाए, इसका कहने का मतलब है कि 1 लीटर पानी और मिला रहा है मिश्रण में, तो पहले तो पानी देखो कितना था 1.8, देन अब कितना हो रहा है पानी, अब पानी 1.8 प्लस में 1 यानी 2.8 हो जाएगा। शर्करा में कोई परिवर्तन नहीं रहेगा, लेकिन मिश्रण कितना हो जाएगा, मिश्रण पहले 3 था, 1 पानी मिला दिया तो मिश्रण 4 हो जाएगा। तो अब देखो इसमें कुल मिला के ये पानी की मात्रा तो कितनी है, नए वाले मिश्रण में पानी की तो मात्रा है 2.8 है। ये देखो 1 मिलाने पर 2.8 हो गई थी, 2.8/4 गुणा 100। यहाँ से सोल्व करेंगे तो पानी की मात्रा आ जाएगी 70%। ठीक है,
और शर्करा कितनी थी, शर्करा पहले वाले में भी 1.2 थी और नए में भी 1.2 थी, क्योंकि नए में शर्करा में तो चेंज किया ही नहीं, शर्करा तो वही है जो है। चेंज जो है तो या तो पानी में हुआ है या फिर टोटल मिश्रण में, क्योंकि पहले 3 था तो अब 1 लीटर और जुड़ गया तो पानी का मिश्रण वो 4 हो गया है। यानी शर्करा की मात्रा अब कितनी है, शर्करा की मात्रा 1.2 ही है, पहले भी अभी भी, और अब कितने में से है, 4 में से है। पहले किस में से थी, 3 में से। 4 में से क्यों है, क्योंकि अब 1 लीटर इसमें पानी मिला दिया, यानी 1.2/4 गुणा 100, कुल मिला के यहाँ 30% आ जाएगा ये आंसर। दोबारा और देख ले, इसमें कुछ भी नहीं है, पहले मान निकाल लेंगे। मैं पहले वाले मिश्रण में शर्करा कितनी है और पानी कितना है, नए वाले में ये 1 लीटर पानी और मिला रहा है तो पानी की मात्रा 1.8 से 1 और बढ़ जाएगी, और टोटल मिश्रण 3 था तो 4 हो जाएगा। और शर्करा की मात्रा नए वाले मिश्रण में भी चेंज नहीं होगी तो 1.2/4 गुणा 100 16 हो जाएगा। एक सवाल दे रखा है ये, यदि सम बहुभुज है एक, उसकी 9 भुजाएं हैं, कितना है, 9 भुजाएं, तो उसका वो बाह्य कोण पूछ रहा है। देखो बाह्य कोण के लिए हमेशा ध्यान रखेंगे, पहला तरीका तो ये है, जो कि एक सूत्र है, इसको याद रखना पड़ेगा। बाह्य कोण होता है वो 360/n होता है। कितना, बाह्य कोण 360/n। तो 360/n की वैल्यू अपने को पता है, 9 भुजाएं हैं तो 9 बराबर में 40 आ जाएगा, यानी 9 भुजाओं वाले समभुज में बाह्य कोण 40 आएगा। ठीक है, अगला इसी का दूसरा तरीका है, पहले अंत्य कोण निकालेंगे। तो आपको पता है समभुज के पूरे कोणों को, पूरे जो अंत्य कोण है उनका मान कितना हो जाएगा, अंत्य कोणों का मान होता है n-2 गुणा 180। यहाँ से n का मान 2 रखेंगे, 9 - 2 गुणा 180 यानी 7 गुणा 180, यानी ये 7 गुणा 180 तो 9 भुजाओं के लिए पूरा अंत्य कोण आ गया। प्रत्येक अंत्य कोण निकालने के लिए इसमें 9 का भाग और दे दें, कुल मिला के n का भाग और, यानी प्रत्येक अंत्य कोण कितना आ गया, 7 गुणा 180/9 बराबर में 140। देखो इसे गुणा नहीं करें, इसे गुणा करेंगे तो काफ़ी डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन हो जाएगी। फिर 7 को पहले 18 180 से गुणा किया, फिर वही 9 से डिवाइड करना है, इसलिए इसको गुणा में ही रहने दो, क्योंकि बाद में पता है भाई नीचे 9 आएगा, 9 से कटेगा ये, इसलिए बार बार पहले गुणा नहीं करें किसी भी चीज़ को, उससे पहले नॉर्मली रहने दें। भाई बाद में कट रहा है आराम से, तो ये जैसे 9 दूनी 18 और 20 आएगा, जैसे 7 दूनी 140, यानी 9 भुजाओं के लिए प्रत्येक अंत्य कोण तो 140 आ गया। अब ये एक सूत्र और होता है, इसे भी याद रखें भाई, किसी समभुज भुज में अंत्य कोण और बाह्य कोण का योग होता है वो 180 होता है। क्या, अंत्य कोण व बाह्य कोण का योग 180 होता है, तो अंत्य कोण 140 है, प्लस में x अपन को बाह्य कोण ज्ञात करना है बराबर 180, यानी x बराबर 40 आ जाएगा। ये 2 तरीके हैं, एक ये, दोनों को ही समझे, क्योंकि दोनों अलग अलग सवालों में भी काम आएंगे। तो एक सवाल दे रखा था ये, हाँ, ये वर्ग का परिमाप दे रखा था इसने, कितना, 144 दे रखा है, और ये कह रहा है आयत का क्षेत्रफल है जो वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। क्या कह रहा है, आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, और आयत की लंबाई इसने दे दी थी 81 सेंटीमीटर। तो ये आयत की लंबाई व चौड़ाई का अंतर पूछ रहा था। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे अपन, देखो सबसे पहले ये करेंगे भाई, वर्ग का परिमाप दे रखा है तो यहाँ से वर्ग की भुजा निकाल लेंगे, 144/4 36 आ जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल 36 स्क्वायर, यानी 36 गुणा 36। अब यहाँ पे भी देखो इसको गुणा नहीं करना है, यदि गुणा करोगे तो कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, बार बार इसको 36 से गुणा को कुछ ना कुछ आएगा, बाद में कटेगा ये कैसे ना कैसे करके, इसलिए गुणा नहीं करना है। इसको वर्ग का क्षेत्रफल 36 का स्क्वायर है, 36 गुणा 36 ही रहने देंगे। ठीक है, अब ये कह रहा था कि जो आयत का क्षेत्रफल है वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। अब आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, जो बराबर है 36 गुणा 36 के। अब आयत की लंबाई अपने को दे रखी है 81 गुणा b चौड़ाई अपन को ज्ञात करनी है, बराबर 36 गुणा 36। अब देखो ये आराम से कट जाएगा, नहीं गुणा करने पर कटता नहीं है। देखो 9 से काट लेंगे इसको, 9 9 81, 9 चौक 36, 9 से भी कट जाएगा, 9 चौक 36, यानी b की वैल्यू 16। कुल मिला के इन्हें गुणा नहीं करना है, गुणा करने के बाद में कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और अब 81 तो आगे इसकी लंबाई दे ही रखी है सवाल में, चौड़ाई अपन ने निकाल ली, इसका अंतर आराम से निकाल दें, 81 - 16 65 आ जाएगा यहाँ से।
एक सवाल इसने दे रखा है, ये क्या कह रहा है, हाँ ये ममता है, ममता ने 10 रुपये में 11 पेंसिल खरीदी है। कैसे? 10 रुपये में 11 पेंसिल खरीदी और 11 रुपये में 10 पेंसिल बेच दी उसने। भाई 10 रुपये में 11 खरीदी और 11 रुपये में 10 पेंसिल बेच दी, तो लाभ या हानि बतानी है इसको, लाभ हुआ है हानि हुआ है। देखो ऐसे सवालों में कुछ नहीं करना है। ये पहला तरीका ऐसे है, इसको देखो यहाँ पे लिख लेंगे CP SP, ये आर्टिकल, ये रुपए। आर्टिकल मतलब पहले कितनी, आर्टिकल मतलब वस्तु, पहले वस्तु कितनी थी 11 है, क्योंकि 11 पेंसिल खरीदी उसने कितने रुपए में, 10 रुपये में, ठीक है। और दूसरी बेची कैसे उसने, आर्टिकल 10 बेचे, कितने रुपए में बेचे, 11 रुपये में, बस ऐसे है। अब इसमें क्या करना रहता है, जैसे कि अपन लाभ हानि के सभी सवालों में करते हैं कि अपन को आर्टिकल को बराबर करना है। किसको? ये जो आर्टिकल दे रखे हैं इनको बराबर, पहले वाले में आर्टिकल 11 थे और दूसरे वाले में 10 है, तो आर्टिकल बराबर कैसे होंगे भाई, बराबर ऐसे होंगे, या तो ऊपर वाले को 10 से गुणा करो और नीचे वाले को 11 से गुणा करो। कैसे? ऊपर वाले को 10 से गुणा करो और नीचे वाले को 11 से गुणा करो। जैसे ही ऊपर वाले को 10 से गुणा किया तो इसको भी 10 से गुणा करना पड़ेगा, और नीचे वाले को 11 से गुणा किया तो इसको भी 11 से गुणा करना पड़ेगा। इसको 11 से किया, इसको भी 11 से किया। देखो आर्टिकल तो हो गए बराबर, आर्टिकल इसको गुणा 110 आ गए और ये आर्टिकल भी 110 आ गए। अब कुल मिला के यहाँ पे 10 गुणा 10 तो 100 आया और 11 गुणा 11 121 आया। तो कुल मिला के ये मान लो कि ये जो है 100 है तो CP है और जो 121 है वो SP है। अब लाभ कितने का हो रहा है, 21 का लाभ हो रहा है, किस पे हो रहा है, 100 पे। 21/100 गुणा 100 यानी 21% का लाभ आ जाएगा। देखो इसको दोबारा से देख ले, वीडियो दोबारा चला के, नहीं समझ में आए तो एक टाइप सेकंड और होता है इसी का, वही है CP लिख लेंगे, SP लिख लेंगे, वही आर्टिकल और रुपए। आर्टिकल पहले 11 पेंसिल खरीदी 10 रुपये में, और वही SP है, इसने 10 आर्टिकल यानी 10 पेंसिल बेची 11 रुपये में। इसमें कुछ नहीं करना होता है, इसको ध्यान रखने वाला तरीका है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 से 10 को गुणा किया तो 100 आ जाएगा, 11 से 11 गुणा 121, यानी ये CP है, ये SP है। 21 का लाभ हो रहा है 100 पे, 21/100 गुणा 100, 21% आ जाएगा। कुल मिला के दोनों ही तरीके बेस्ट है, लेकिन इसको दोबारा समझ ले, इसमें कुछ भी नहीं है। ऐसे लिखने के बाद में भाई आर्टिकल के नीचे आर्टिकल लिख लेंगे, रुपए के नीचे रुपए लिख लेंगे, किस हिसाब से बेच रहा है और किस हिसाब से उसने खरीदा है। और फिर कुछ भी नहीं है, आर्टिकल को बराबर करना है, रेट को बराबर नहीं करना है, आर्टिकल को बराबर करना है। आर्टिकल को जैसे ही अपन 11 को गुणा 10 से करेंगे तो रेट को भी 10 से करना पड़ेगा, इधर 10 को गुणा 11 से कर रहे हैं तो इसको भी 11 से करना पड़ेगा, इसलिए रेट बराबर हो जाएंगे तो रेट का काम खत्म। ये ऊपर वाला CP, ये SP, 100 121, 21 का लाभ हो रहा है 100 से। एक छोटा सा सवाल था, ये दे रखा है सवाल, हाँ ये x प्लस में 5/6 प्लस में 5/7 प्लस में 4/9 बराबर 2 सही 125/126। क्या 2 सही 125/126? इस सवाल में जो सबसे अच्छी चीज़ थी, जो समझने लायक सवाल है, वो सिर्फ यही है कि इसको गुणा नहीं करना था भाई। 16 कैसे करते इसको, या तो 126 को 2 से गुणा करो, फिर जो आएगा उसको 125 में जोड़ो, फिर बटे 126 लिखा। नहीं, इसे ऐसे 16 नहीं करेंगे, इसे ऐसे 16 करेंगे। ये हमेशा ध्यान रखने लायक चीज़ है, इसे हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। इसको ऐसे भी 16 कर सकते हैं, यानी कि इसको 2 प्लस में 125/126, या तो इसको सही करके जोड़ो फिर वो करो, वो मेथड कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए 2 प्लस में 125/126। देखो इसका एग्जाम्पल लाता हूँ मैं ये 2.5 है, देखो 2.5, 2 सही 1/2 है, तो इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते। देखो कैसे, भाई 2 को 2 से गुणा करो, 2 दूनी 4, 1 जोड़ा 5/2, भाई ये तो नॉर्मल करते हैं। और 2.5 को अपन यूँ भी लिख सकते हैं, कैसे, 2 + 1/2 भी लिख सकते हैं। 2 + 1/2 लिखने पर भी 2 लघुत्तम आया, 4 1 और वही 5/2 आएगा। तो अपन इस तरीके को अपनाएंगे, क्योंकि बड़ी संख्या है और काफ़ी टफ हो जाएगा यदि अपन इसको गुणा करेंगे, तो गुणा करते ही रह जाएंगे। इसलिए इसको 2 + 125/126 लिखे। ये बस मेन चीज़ यही थी इसमें समझने लायक।
इसी को देखें बार बार कि इसको 2 + 125/126 लिखना है। नीचे वाले की तरह सोल्व करना है 2 + 1/2 की। इसकी तरह सोल्व नहीं करना है, 2 से 1/2 बराबर यानी गुणा करके काफ़ी टफ हो जाएगा ये। और इसे ऐसे ही रहने दें, अभी भी इसे जोड़े नहीं, कुछ भी नहीं करें, 2 + 125/126 ही रहने दें। अब इसका जब अपन लघुत्तम लेंगे, देखो इन तीनों का लघुत्तम लिया 126 आया, जोड़ने पर वही x + 251/126, ये इधर प्लस में था, इसको माइनस में इधर लेके आए तो x + 126/126 आ जाएगा। 126 लघुत्तम घटाने पर 126 बराबर 2। अब 126 से 126 कट गया, x बराबर 1, x + 1 बराबर 2, यानी x की वैल्यू 1 आ जाएगी। ये ऐसे सवाल हैं जो व्यक्ति को फंसाने के लिए देते हैं एग्ज़ाम में, क्योंकि व्यक्ति है जो इनको गुणा करने में ही फ्री हो जाता है, गुणा करने लग जाता है और 10-5 मिनट इसी गुणा में चले जाते हैं। इसलिए इन जो बेसिक जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इनको ध्यान रखना है। जैसे कि थोड़ी देर पहले बताया था 36 × 36 ही रखना है, 36 को 36 से गुणा नहीं करें। 1-2 चीज़ पहले भी बताई थी, तो इन मतलब जल्दी से गुणा नहीं करें, बाद में अंत में जाके कट जाते हैं, इसलिए रखे कुल मिला के इनको। इस सवाल को एक बार और समझ ले दोबारा से भाई, इसी का ध्यान रखना है। कुल मिला के मेन जो चीज़ है इसमें यही है कि 2 से 1/2 को इस प्रकार से सोल्व ना करें, 2 दूनी 4 और 1 5/2 ऐसे सोल्व करेंगे तो ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा, गुणा आपका बचेगा। तो एक ही सवाल दे रखा है। ये सवाल दे रखा था, सवाल क्या है कि हाँ ये सवाल है, इसने ये त्रिभुज दे रखा था। क्या दे रखा था? त्रिभुज दे रखा था। देखो A, B और C ये पूरा त्रिभुज दे रखा था सवाल में। B का मान भी अपने को दे रखा था और C का मान भी अपने को दे रखा था। देखो B का और C का मान दे रखा है, तो कोण A का अपने आप ही मान अपने को पता चल जाएगा। तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो बच्चा देखो ये लिख रखा है अपन ने, A, B, C में A की वैल्यू आ जाएगी 70, यानी ये पूरा है जो 70 है। अभी अगली चीज़ कह रहा था, ये देखो AQ लंब है BC पर, अपन ने AQ को लंब डाल दिया BC पर, ठीक है, ये AQ लंब हो गया, ये 90 डिग्री है। और दूसरी चीज़ ये कह रहा था कि जो AP है ये BAC का समद्विभाजक है। ये AP है जो BAC यानी कोण A का समद्विभाजक है, यानी ये डला है, इसका मतलब है कि कोण A का आधा तो इधर की साइड में है और आधा इस साइड में है, मतलब आधा तो कोण इसके इस साइड में है और आधा कोण इस साइड में। सवाल में पूछ रहा है ये PA और ये Q, PA और एक Q, यानी कुल मिला के इसका कोण पूछ रहा है। इसमें कुछ नहीं है, बेसिक सी बात है। देखो ABC में अपन ने A का मान निकाल लिया, 70 आ गया वो तो, ठीक है। अब त्रिभुज ले लेंगे ABQ, यानी ये A, ये B और ये Q। इसमें ये 75 है, ये 90 है, क्योंकि लंब डाल रखा था 90। बचा हुआ A अपने आप ही तीनों कोणों का 180 होता है, ABQ में ये आ जाएगा 15, ठीक है। अब अपन को पता है कि भाई ये AP है, ये इनको दो कोणों में को समान भागों में बांट रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। तो इधर वाला आधा यानी टोटल कितना है? 70 है, तो ये कितना हो जाएगा? ये 35 हो जाएगा। इसलिए ये त्रिभुज है A, B और P में A की वैल्यू देखो अपन ने लिख रखी है A, B और P में A की वैल्यू, क्योंकि ये आधा आधा समद्विभाजित कर रहे हैं तो 70/2 यानी 35 आ जाएगा। अब अपने से कुछ नहीं कह रहा है, ये इसकी वैल्यू पूछ रहा है, इस वाले की PAQ की। इस A की वैल्यू कैसे आ जाएगी? इस पूरे में से, यानी कि B, A और P में से ये वाला घटा देंगे। कौन सा वाला? ये BAQ, यानी इस वाले त्रिभुज में से ये वाला त्रिभुज घटा देंगे। कौन सा वाले? इस वाले त्रिभुज में से ये वाले त्रिभुज का कोण घटा देंगे, A वाला तो अपने आप ही आ जाएगा। अपन ने कोण घटा दिया, देख लेंगे आप, BAP माइनस BAQ, ये PAQ आ जाएगा यहाँ से। 35 माइनस 15 बराबर 20। एक बार दोबारा और देख ले इसे दोबारा से, तभी समझ में आएगा, एक बार से नहीं समझ में आएगा। एक अगला सवाल दे रखा था सवाल में, अगला सवाल क्या कह रहा था, ऐसे सवाल दे दिया था, कैसे? ये A, B और C दे दिया था और ये कहना चाह रहा था कि जो ये
ओ बी तथा ओ सी हैं क्रम से बी तथा सी के समद्विभाजक हैं, तो बी ओ सी का मान पूछ रहा था। यानी कि ये ओ बी और ये ओ सी है, ये ओ बी, ये ओ सी, ये ओ बी और ये ओ सी है, ये समद्विभाजक है। अब देखो समद्विभाजक क्या पढ़ने, ये भी लगा रखी है, देखो ये समद्विभाजक मतलब ये बराबर समान भागों में बांट रहा है, देखो ये और ये समान भागों में बांट रहा है, ये और ये समान भागों में बांट रहा है। देखो ये इस चिन्ह को ध्यान रख ले, ये समान भागों में बांट रहा है। जब समान भागों में बांटेगा तो फिक्स है क्या है, यदि बी ओ सी है, यदि अंदर की तरफ है, ये देखो ये अंदर की तरफ है, तो बी ओ सी है, बी ओ सी की वैल्यू आएगी 90 प्लस में a/2, यानी 90 और a कितना है 40/2, 40/2 20 और 90 प्लस में 20 110 आ जाएगा। ठीक है, इसी हिसाब से कि ये है भाई, ये तो अंदर की साइड में दे रखा है। ठीक है, और ऐसे ही यदि ये बाहर की साइड में दे, जैसे देखो ये तो त्रिभुज है और इस त्रिभुज में ये बाहर की साइड में दे दे, ये यानी भाई ये बाहर से ये समद्विभाजित कर रहा है, देखो ये समद्विभाजित कर रहा है, ये बाहर से समद्विभाजित कर रहा है, तो ये बाहर से यदि समद्विभाजित करेगा तो ये जो बी ओ सी आएगा, ये बी ओ सी, ये बी ओ सी आएगा, ये 90 माइनस a/2 आएगा, और 90 माइनस a/2 बराबर 90 माइनस 40/2 बराबर 90 माइनस b बराबर 70 आ जाएगा। इसको एक बार अच्छी तरीके से ध्यान रख ले। इसी टाइप के ये तो अंतः केंद्र कोण कहलाते हैं, ये वाले जो कोण होते हैं वो अंतः केंद्र कोण कहलाते हैं, जो मैंने आपको दोनों बताए हैं। एक बार दोबारा से देख लेंगे इसे भी। इसी टाइप पे दूसरा सवाल आता है जो कि लंब केंद्र क्या है, किस पे, ये लंब केंद्र है। लंब केंद्र क्या होता है, देखो अंतः केंद्र में तो क्या था, ये जो कोण बी था इसको समद्विभाजित कर रखा था, लेकिन लंब केंद्र में होता है बी से ई पर लंब डाला और सी से एफ पर लंब डाला। ठीक है, तब ये जाके जो ओ बन रहा है, ये ओ होगा, ये बी ओ सी, यानी बी ओ सी प्लस में बी ए सी, बी ए सी, यानी बी ओ सी प्लस में बी ए सी के जो मान है वो 180 होगा, बी ओ सी प्लस में बी ए सी बराबर 180 होगा। इसमें ये ध्यान रहे ये लंब केंद्र है, क्योंकि ये बी से ए सी पर लंब डाल रहा है, ये सी से एफ ए बी पर एफ लंब डाल रहा है, और जो लंब केंद्र, जो लंब के जो काटने से जो बन रहा है वो लंब केंद्र है। इसी प्रकार इनकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है कई बार, देखो इसमें ए से डी पर डाल रहा है, सी से एफ पर डाल रहा है, तो ये इसका मान निकलाएगा सी ओ ए का, तो सी ओ ए प्लस में ये सी बी ए, सी ओ ए प्लस में ए बी सी या सी ए बी, इसका मान 180 हो जाएगा। इसको एक बार और देख ले भाई, ये लंब केंद्र है, वो अंतः केंद्र थे। लंब केंद्र मैंने बताया कि वो सॉरी अंतः केंद्र में बताया था कि ये जो है ये समद्विभाजित होंगे, ये जो बी है ये बी समद्विभाजित होगा, बी और सी। इसमें क्या है, इसमें सीधा लंब डाल रखा है, लंब डालने पर जो हो रहा है इस सवाल में आपको बता दिया जाएगा, याद करने की चीज़ें। एक ये दे रखा है परिकेंद्र वाला, एक ये परिकेंद्र होता है, यानी वृत्त के किसी चाप द्वारा, ये वृत्त है, वृत्त का ये चाप है ए बी, वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, मतलब ये जो केंद्र पर ओ पर अंतरित कोण है और ये परिधि पर अंतरित कोण है। देखो परिधि पर तो सी है जो अंतरित कोण है, केंद्र पर है, जो परिधि पर जो अंतरित कोण है, सॉरी केंद्र पर जो अंतरित कोण है वो परिधि पर अंतरित कोण के दुगुना होगा, मतलब ये यदि थीटा है तो ये 2 थीटा होगा। इस टाइप में भी सवाल आते हैं, उन सवालों को भी याद रखें। एक अगला सवाल ये एक और है, ये बहुत प्यारा सवाल है, इसमें कुछ नहीं करना, ये देखो ये चित्र दे रखा था इसमें, ये इसमें चित्र दे रखा है ए बी सी डी, ये तो अंदर का तो वाई कोण, इसमें अंदर का ये एक्स कोण, इसमें ये 2 बाहर के दे रखे थे, एक तो ये बी दे रखा है इधर बाहर वाला, एक ये सी दे रखा था बाहर वाला, और नीचे कुछ ऑप्शन दे रखे थे, उनको छोड़ो। इसमें करना क्या था, इसमें ये करना है कि जो बी था ना बी, तो बी ये बाह्य कोण है, तो अंदर वाला कोण कितना हो जाएगा, ये टोटल 180 होता है, तो 180 इसमें घट जाएगा, नहीं 180 माइनस बी। इसी प्रकार से ये ए है, टोटल कितना हो 180 होता है, एक ही लाइन पर बने हुए कोण 180, तो बचा हुआ कितना 180 और 180 माइनस में ए। अब कुछ भी नहीं है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 180 होता है, यानी इन चारों को जोड़ देंगे, एक्स 180 माइनस ए, वाई 180 माइनस बी, इन चारों को जोड़कर 360 आएगा,
और 360 से ये एक्स प्लस वाई माइनस ए माइनस बी प्लस 360 360 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई बराबर ए प्लस में बी। सवाल में ऐसे 4 ऑप्शन दे रखे जिनमें इसको करना था, एक्स प्लस वाई बराबर ए प्लस में बी। हाँ ये एक छोटा सा सवाल है। देखो तीन तीन क्लासें थी, 60, एक में 60 बच्चे हैं, एक में 105 थे, एक में 135 थे। ये छात्रों वाली 3 विषयों की एक परीक्षा का आयोजन करवाया जा रहा है। कुल मिला के कितने छात्र हैं, उनकी अलग अलग कक्षाओं के छात्र हैं, उनकी एक परीक्षा का आयोजन करवा रहा है। अब करना क्या है, इसमें मेन चीज़ ये है कि प्रत्येक कमरे में बैठने की क्षमता समान है। देखो इसके नीचे अंडरलाइन कर रखी है, मतलब ये काफ़ी अच्छी बात है। मतलब ये टॉपिक ध्यान रखने वाला है कि प्रत्येक कमरे में बैठने की क्षमता समान है। जब भी ऐसा कोई टॉपिक दे, जब भी ऐसी कोई सवाल में बात कहे कि बैठने की क्षमता समान है, बैठने की क्षमता नहीं समान की बात करें, भाई हर चीज़ समान है, तो ये कहना चाहिए कि हर कमरे में समान बच्चे बिठाने हैं, ठीक है। और प्रत्येक कमरे में केवल एक ही विषय के छात्र हैं, ये तो कोई बात नहीं है, ज़बरदस्ती सवाल में बच्चे को उलझाने के लिए दे रखा है कि प्रत्येक कमरे में एक ही विषय के छात्र हैं। इसको तो आप काट भी दे तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये काट दो, ये तो ज़बरदस्ती दे रखा है। तो अब ये कहना चाह रहा है कि आवश्यक कमरों में न्यूनतम छात्रों की संख्या पूछ रहा है। न्यूनतम छात्रों की संख्या, भाई एक कमरा में मिनिमम कितना बालक आ सकी ची जीसु, और प्रत्येक कमरा में वो समान हो। हर कमरा में चाहे बैठी तो 10 ही बैठी तो सारा में 10 बैठी, और चाहे 20 बैठी तो सारा में 20 बैठी। तो कुल मिलाना यह बात ची ऐसी सिचुएशन हो जना कोई चीज़ समान हो, मतलब प्रत्येक कमरा में समान बैठ रहे बैठे चे बालक, तो उस स्थिति में आपा जाको न्यूनतम छे भाई, न्यूनतम छात्रों की संख्या ज्ञात करनी चाहिए। तो न्यूनतम हटापा का ही करांगा, HCF निकालेंगे, और अधिकतम के लिए LCM। ये 50 बार बता दियो कि न्यूनतम, जब भी कोई चीज़ की न्यूनतम की बात करें तो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और अधिकतम के लिए LCM लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, वो सॉरी छोड़ो छोड़ो जो भी कहीं चाहिए, अधिकतम के लिए लोवेस्ट कॉमन, और भाई एम से यहाँ पे शायद मॉडरेट ऐसे कुछ होता है, उसको छोड़ो। कुल मिलाना भाई न्यूनतम आटा तो HCF निकालांगा और अधिकतम आटा HCF निकालांगा। तो आप 60, 65 और 135 को HCF निकाल बाटे याद लगा लिया। 5 को दिया, 5 को देता ये आएगा, 3 को दिया, 3 को देता ये आएगा, 4, 7 और 9। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को मतलब है कि 3 में कॉमन होना चाहिए। ये में 3 5 कॉमन तो जना 5 को भाग दे लिया, 12 आयो, 21 आयो, 27 आयो। अब 3 का ही कॉमन आ 3 से कॉमन, 3 को मतलब 3 चौक 12, 3 7 21 और 3 नाम 27। अब ये 3 में कुछ भी कॉमन को ना, 4, 7 और 9 में कुछ भी कॉमन को ना, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हुआ, सिर्फ 2 ही तो हुआ, 5 और 3, 5 और 3 यानी 5 गुणा 3 यानी 15 एंड HCF आ गो, 15 एंड HCF। यदि LCM की बात होती है 5 और 3 यानी भी गुणा कर लेता, 4, 7, 9 ने भी। बात यही है कि HCF क्या निकालेंगे, HCF ये 3 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन 5 आयो, ये में 3 आया, 5 और 3 ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये यहाँ में कहीं कॉमन को ना। और LCM में कहीं होता है 5 और 3 सारा ने गुणा कर लेता, HCF में जैसे जो कॉमन जिन्हें जाने ही गुणा करेंगे, 5 और 3 नहीं, यानी 5 गुणा 3 बराबर 15, 15 आंसर आ जाएगा। यानी कि 15 को मतलब है कि प्रत्येक कक्षा में 15 छात्र बैठेंगे, बस यह बात है, इतनी सी बात थी। एक यह सवाल है इन थारा स्तर पे करना पड़ेगा। ये देखो ये सवाल दे रखे थे भाई, जोड़ बाकी को भाग जाए, 9x 7 6 या नीचे x 6 y 9, और यन गठा बसु या रहे 3 y 7। तो और या का ये ऑप्शन दे रखे हो, तो यहाँ में ज़्यादा दिमाग को लगाऊँ फोकट को, इन ऑप्शन से सोल्व करा भाई। ऑप्शन से पहले 3 ले लिया, तो ऑप्शन से जाइए एंड 3 लिया, तो एंड भी 3 आओगे के, हाँ भाई आओगो, जो एक एंड हासिल जाओगे तो 16 7 आओगे, 6 बचा, 6 में से 3 गठा है तो 3 आ जाएगा। लेकिन इन चक्कर कहें पड़ेगा कि यह खर्चे के x को मान एंड 9 है, x को मान जाइए यहाँ पर 9 धरांगा, x को मान 9 धरांगा, तो 9 रखता ही 9
मासू 6 जाएगा तो y बराबर 3, तो एंड भी 3 आएगा, ठीक है। लेकिन अब आगे चक्कर पड़ जाओगे, क्योंकि x की जगह पर 9 रखांगा तो 9 मासू 9 गया तो 0, लेकिन एंड 3 आ रहा है, तो पहला ऑप्शन है गलत हो जाओगे। अँ ही दूसरा चेक करांगा, अँ यहाँ पर तीसरा वाला चेक करांगा तो तीसरा वाला सही आ जाओगे। इसे ऑप्शन से सोल्व कर लें, ऑप्शन 3 सही है। कल एक HCF निकालवा कोई दूसरा तरीका और बताऊंगा, टाइम की सख्त कमी है, जो कि यह सवाल से एक बार थे चाहिए तो ये सवाल कर लीजो, बाकी ना कल समझाऊंगा दोबारा सु। जै SCF दे रखे चा, SCF 408 और 1032 को SCF बराबर 1032 माइनस 408y बराबर में x प्लस वाई को मान दे रखे, x माइनस वाई को मान निकाल दो। SCF अइया और निकाली चाहिए, एक दूसरों तरीकों से XCF को भाई तो कॉमन फैक्टर निकालेगा। एक ऐसे 408 और 1032 में से SCF निकाल लो, तो 408 में 1032 को भाग दिया, 2 बार गए हो 816, शेषफल कितना 126। अब 126 में इन 408 में देगा भाग, 408 ना डिल लिया है, अब 408 में दिया 3 बार जाओ, 378 बचा, शेषफल 30, 30 में क्या को भाग देंगे दोबारा 126 को, 126 में 30 को भाग दिया तो 4 बार गए 120 है, 6 बचा। अब 6 में क्या को देंगे, ये तीसरे दोबारा लिया है तो 5, अब यह कट गो बिल्कुल जीरो, जना जीरो आ जाओ ने, और जीसु जीरो आयो, 6 जीरो आयो, यानी 6 है जो SCF है, 6 है जो SCF है। इस हिसाब से सोल्व करांगा, इस सवाल ने कल करवाऊंगा। एक छोटा सवाल और छो, यह दे रखी थी संख्या दे रखी थी कि 1706 5809 में 769 के स्थानीय मान क्या होंगे। देखो स्थानीय मान क्या हो बकरी जी, स्थानीय मान ये हो जाए 7 को स्थानीय मान से, तो 7 कड़ से 7 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख करोड़ मार 7 मार से एंड से 7, तो ए का बाद में जितनी भी संख्या सबने जीरो बना देगा। देखो 7 सारी जीरो बन गई, 0 0 0 0, यानी 2 2 4 2 6 6 जीरो लग जाएंगे 7 बार। अब 6 को स्थानीय मान यानी 6 कट से 6 आ रही हो, तो 6 का बाद जितनी भी संख्या जीवन जीरो बना देगा, और अड़ीगन तो भूल ही जाऊँगा, यानी 6 को स्थानीय मान कितना आ जाओगा 60,000, क्योंकि 6 का बाद अड़ीगन तो सारा भूलगा, और 6 का अड़ीन सारा जीरो कर दिया 6। अब 9 को स्थानीय मान, 9 तो खुद ही का एक मानस है, तो 9 ने 9 ही रहा देंगे, क्योंकि 9 ने 9 को मतलब से 9 को अड़ीन तो कहीं 6 को, तो 9 और अड़ीगन सारा साफ कर देंगे, तो यह 3 वन जोड़ लेंगे, तो यह एक स्थानीय मान को योग आ जाओ। या मुझे एक होता है अंकीय मान, अंकीय मान कहीं को नो जो कह दियो जी कोई जाए, 7 को अंकीय मान तो 7 ही रहेगो, 6 को अंकीय मान 6 ही रहेगो, और 9 को अंकीय मान 6 ही रहेगो, वाह सॉरी 9 ही रहेगो। चलो भाई ठीक है।